हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए आज की इस वीडियो में भी हम लोग कला विषय से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। और आप लोगों का कमेंट भी आया हुआ था कि प्रश्नों के बारे में थोड़ा डिटेल्स में, थोड़ा विस्तार में जानकारी दीजिए। तो आइए इस कड़ी का हमारा पहला प्रश्न है, 6 लिम्बस ऑफ पेंटिंग पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? विकल्प है 1878, 1928, 1921 और 1922। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1921 ईस्वी। दोस्तों, 6 लिम्बस ऑफ ए पेंटिंग पुस्तक ये अवनी बाबू की पुस्तक है। अवनी बाबू अर्थात अवनींद्रनाथ टैगोर, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1921 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखे थे। और यह पुस्तक मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया है। और इन्होंने इस पुस्तक को पंडित यशोधर की पुस्तक जयमंगला को आधार बना करके 6 लिम्बस ऑफ ए पेंटिंग पुस्तक लिखे, जिसमें इन्होंने चित्रकला के 6 अंगों की चर्चा किए हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम भी होगा कि चित्रकला के 6 अंगों की चर्चा सबसे पहले पंडित वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में किया था। और उन्हीं कामसूत्र में इन्होंने एक श्लोक के माध्यम से 6 अंगों की चर्चा किए हैं। रूप भेदा प्रमाणान भाव लावण योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इत चित्त सारंकम। और इसी 6 अंग अर्थात रूप भेद प्रमाण भाव लावण योजना सादृश्य और वर्णिका भंग, ये 6 अंग यही सड़ंग कहे गए। और इस सड़ंग को आधार बना करके बहुत से लोगों ने पुस्तकें लिखी, जैसे उस पर सड़ंग पर टीका पंडित यशोधर ने लिखा। फिर पंडित यशोधर के जयमंगला को आधार बना करके 6 लिम्बस ऑफ ए पेंटिंग पुस्तक अवनी बाबू लिखे। और एक चीन के शिल्पाचार थे सीहो, उन्होंने 4वीं-5वीं सदी में भी चीनी सड़ंग लिखे, जो भारतीय सड़ंग से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो लेकिन यहाँ फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर 6 लिम्बस ऑफ ए पेंटिंग 1921 ईस्वी में लिखा गया। आइए हम लोग इस कड़ी का एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कूंची तथा वर्ण का कलात्मक प्रयोग क्या कहलाता है? विकल्प है लावण योजना, सादृश्य, क्षय वृद्धि और वर्णिका भंग। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्णिका भंग। वर्णिका भंग का अर्थ होता है विभिन्न वर्णों का सही और समुचित प्रयोग। वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में जिस सड़ंग की चर्चा की है, उस सड़ंग का चरम बिंदु जो है, सड़ंग साधना का कह सकते हैं अंतिम बिंदु, वर्णिका भंग है। और इन्होंने वर्णिका भंग को सबसे महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने माना है कि हम ब्रश से या रंगों से चित्रों में प्राण लाते हैं, यानी चित्रों में प्राण लाने का काम किसका है? वर्णिका भंग का है। इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि 6 अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्णिका भंग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ रंगों के माध्यम से चित्रों को सजीव बनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गांधार शैली में बनी बौद्ध मूर्तियों पर कौन सा प्रभाव परिलक्षित होता है? विकल्प है मध्य एशिया, ब्रिटिश, रोमन, यूनानी, भारतीय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है यूनानी रोमन। असल में गांधार शैली और मथुरा शैली, इन 2 शैलियों का भारत में कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में मूर्तिकारी की ये 2 मुख्य शैलियाँ थीं, जिसमें गांधार
शैली का केंद्र पेशावर था और मथुरा शैली का केंद्र उत्तर प्रदेश का मथुरा था, जहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ बनाई गई। लेकिन इन दोनों शैलियों का अगर समय देखें तो दोनों लगभग समकालिक हैं और दोनों में बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। लेकिन गांधार शैली में विदेशी प्रभाव है, अर्थात यूनानी प्रभाव या रोमन प्रभाव कह सकते हैं, और मथुरा शैली पर भारतीय प्रभाव है। तो दोनों शैलियों में बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई। गांधार शैली में काले स्लेटी रंग के पत्थरों पर बनाई गई, जबकि मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर पर बनाया गया। लेकिन बुद्ध की पहली मूर्ति अगर देखा जाए तो ये गांधार शैली में बनी है। आइए हम लोग, और इसका जो सही उत्तर है यूनानी रोमन है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जल रंग चित्रण में प्रयोग होता है तारपीन का तेल, लिंसेड ऑयल, पानी, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पानी। जल रंग या वाटर कलर में पानी में रंगों को घोला जाता है और यहाँ जल रंग चित्रण में या वाटर कलर में पानी में रंगों को घोला जाता है और रंग और चित्रतल को बांधने का कार्य बंधक के रूप में गोंद का प्रयोग करते हैं और सबसे बढ़िया जो बंधक होता है वो बबूल का गोंद होता है। तो रंग में हम लोग बबूल का गोंद भी मिश्रित कर देते हैं और जबकि तैल रंग में लिंसेड ऑयल और तारपीन के तेल को मिलाते हैं। लिंसेड ऑयल इसी को अलसी का तेल भी बोलते हैं। और जबकि एक होता है एक्रिलिक रंग, जिसमें तेल या पानी कुछ भी मिला करके हम रंगों को घोल सकते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था, तो आइए इस कड़ी का हमारा जो अगला, अशोक कालीन कुल स्तूपों की संख्या कितनी है? विकल्प में है 1500, 2800, 84,543। तो यहाँ जो सही विकल्प है वो है लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने किया था। और अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक के द्वारा कई कार्य करवाए गए। विभिन्न स्थानों पर स्तूप बनवाए गए, शिलालेख बनवाए गए, स्तंभ लेख बनवाए गए, गुहा लेख बनवाए गए, जिसके माध्यम से इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, गणतंत्र भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव किसको मिला है? विकल्प है सारनाथ सिंह स्तंभ, संकिसा गज स्तंभ, दीदारगंज यक्षी, और चौथा विकल्प है सांची स्तूप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सारनाथ सिंह स्तंभ। पूरे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के द्वारा बनवाया गया। वाराणसी में स्थित सारनाथ का स्तंभ है, जिसके शीर्ष पर 4 सिंह बनाए गए हैं। और इस 4 सिंह के अलावा एक गोल चक्की बनाई गई है, या इसी को गोल अंड बोल देते हैं, तो जिस पर 4 पशुओं का अंकन है। हाथी, घोड़ा, शेर और बैल, और इन 4 पशुओं के बीच में एक चक्र बनाया गया है, यानी 4 चक्र हैं कुल। और इन चक्रों में 32 तीलियां बनाई गई हैं।
और यह सारनाथ स्तंभ आज थोड़ा सा खंडित अवस्था में है और सारनाथ संग्रहालय में इसका शीर्ष भाग आप देख भी सकते हैं, जो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मूर्ति शिल्प में लाल दानेदार बलुआ पत्थर किस काल में प्रयोग हुआ? विकल्प में है शुंग, मौर्य, गुप्त और चोल। इस प्रश्न का सही उत्तर है मौर्य काल। दोस्तों, मौर्य काल में लाल बलुआ पत्थर, पीले बलुआ पत्थर सबका प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें लाल दानेदार बलुआ पत्थर का बहुतायत मौर्य काल के मूर्ति शिल्पों में प्रयोग किया गया है। और मौर्य वंश के शासक अशोक के द्वारा, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इन गुहा लेख, स्तंभ लेख जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए। आइए इस कड़ी का हम लोग 8वां प्रश्न है, कायिक, मानसिक और सात्विक ये किसके भेद हैं? विकल्प है रस के, भाव के, अनुभाव के, विभव के। तो यहाँ कायिक, मानसिक, सात्विक ये अनुभाव के भाव हैं। असल में भाव में भाव होता है, अनुभाव होता है, संचारी भाव होता है। तो इसमें अनुभाव में कायिक, मानसिक और सात्विक तीनों आते हैं। संचारी भाव हैं जिनकी संख्या कुल 33 बताई गई है। तो जब आप यहाँ रस सिद्धांत पढ़ेंगे और उसमें भाव देखेंगे तो भाव की संख्या महाभारत में सारी नहीं, भावों की संख्या 49 भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में दिए हैं। हालांकि वात्सायन ने भाव के संबंध में यहाँ भी चर्चा हुई है और भाव के इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं, एक प्रकट भाव, एक प्रच्छन्न भाव। और यहाँ इस सीरीज का हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विभिन्न वर्णों का मिश्रण क्या कहलाता है? विकल्प है सादृश्य, संयोजन, वर्ण का भंग और सौंदर्य। तो इसका सही उत्तर है वर्ण का भंग। और विभिन्न रंगों का मिश्रण ही वर्ण का भंग है, या विभिन्न वर्णों का सही और समुचित प्रयोग वर्ण का भंग है। और इसका उल्लेख वात्सायन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र के षडंग में किया है। और यह षडंग साधना का चरमोत्कर्ष है, या अंतिम बिंदु है, या चरम बिंदु है, या सबसे अंतिम बिंदु है। हालांकि इसकी चर्चा हम लोग पीछे के कुछ प्रश्नों में किए भी हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में अग्रगामी रंग कौन सा है? विकल्प है नीला, हरा, पीला और लाल। तो इसका सही उत्तर है लाल। अग्रगामी रंग का तात्पर्य यहाँ है कि जो रंग दूर से ही आँखों को आकर्षित कर ले, उन रंगों को अग्रगामी रंग कहा गया है। और चूँकि लाल रंग में लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य है, तरंग लंबाई अधिक होती है और इसका कंपन कम होता है, तो इसलिए लाल रंग दूर से ही आँखों को आकर्षित कर लेता है। जबकि बैंगनी रंग की तरंग लंबाई कम होती है और कंपन अधिक होती है। कंपन या इसी को आवृत्ति कहते हैं। और तरंग लंबाई को तरंग दैर्घ्य, यानी जिसकी तरंग दैर्घ्य लंबी हो और आवृत्ति कम हो, वह रंग दूर से ही आँखों को आकर्षित कर लेता है, जैसे लाल रंग। इसीलिए लाल रंग को अग्रगामी रंग कहते हैं। जबकि जो बैंगनी रंग होता है उसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है और तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए वह सबसे कम आँखों को आकर्षित करता है, तो वो पश्चिगामी रंग हो जाते हैं। लेकिन लाल रंग इसमें अग्रगामी रहेंगे।
तो इसलिए इसका जो सही विकल्प है वो चौथा अर्थात लाल रंग है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, थोड़ा सा इसको विस्तृत रूप में प्रश्नों का उत्तर देने का कुछ प्रयास किया गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइएगा, और अगर कमेंट जिस भी तरीके का रहेगा उसी तरह से प्रश्नों का हल दिया जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।